Hello everyone, welcome to Prep IAS. My name is Prashant Chandra. Today we will discuss emergency provision, and this is a very important topic regarding UPSC prelims and as well as mains also. Emergency provisions किस लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है और पॉलिटिकली काफ़ी न्यूज़ में रहता है. अभी हम लोग देखते भी हैं जब डिबेट होता है पार्लियामेंट में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या तो कोई भी अपोजिट पार्टी जो होती है, जो रूलिंग पार्टी है, वो इस पर डिबेट ज़रूर करते हैं. ठीक है, तो यूपीएससी ये सब चीज़ें देखता है और ये काफ़ी करंट में रहता है हमेशा, क्योंकि हर साल इसको ऐसे ब्लैक डे मनाते हैं, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ लोगों को बोला जाता है. ठीक है, एमरजेंसी प्रोविजंस, तो इसके हम लोग पढ़ेंगे, इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे एमरजेंसी प्रोविजन कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या उसके अंदर आता है और यूपीएससी में क्या से का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा. ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, एमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो आर्टिकल 352, 352 टू 360 तक आता है और ये पार्ट 18 के अंदर आता है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 18 के अंदर आता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. प्रीलिम्स में आपसे ये पूछ सकते हैं कि पार्ट 18 किस प्रोविजंस के लिए है. इमरजेंसी प्रोविजन में 4-5 ऑप्शन दे देंगे. ओके, तो ये आपको इम्पोर्टेंट पता होना बहुत ज़रूरी है. तो इसका रैशनले क्या है, मतलब कि इसका रीज़न क्या है इमरजेंसी प्रोविजन का. रैशनले बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ. एक्चुअली प्रीलिम्स में तो फैक्चुअली मोस्टली फैक्चुअली चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ कंट्री बची रहे, यूनिटी रहे कंट्री की, सोवरेनिटी मेंटेन रहे और इंटीग्रिटी रहे. ठीक है, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेंटेन रखे. इसीलिए इमरजेंसी प्रोविजंस को बनाया गया था. ओके, तो देखिए 3 टाइप के इमरजेंसी प्रोविजंस है, आपको पता ही होगा. पहला जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो आर्टिकल 352 में आता है. आर्टिकल 352, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यूपीएससी में प्रीलिम्स में हर 2-3 साल में लगभग पूछते हैं. ये 2 साल में शायद नहीं पूछा है, लेकिन लगभग यूपीएससी में पूछ लेते हैं इससे, या तो मेंस में जरूर पूछते हैं आपको. तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए. और सबसे ज़्यादा बच्चे जो है प्रीलिम्स में, इनफैक्ट जब हम लोग तैयारी करते हैं तभी मैं बता रहा हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा फंसते थे, क्योंकि इसके जो माइन्यूट डिटेल्स हैं इसमें, और क्या कहते हैं इमरजेंसी जो आपका गवर्नर, ये प्रेसिडेंट रूल होता है, इनमें डिफरेंस नहीं समझ पाती कि लोकसभा का डिफरेंस क्या रहेगा, कितने मंथ रह सकता है. ये सब बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है, इसलिए कठिन होता है. इसमें मैं एक एक डिटेल आपको बताऊँगा. ठीक है, चलिए. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में आता है, उसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इट एज ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, इसका रीजन क्या हो सकता है, वॉर हो सकता है, इंटरनल एग्रेशन हो सकता है और आर्म रिबेलियन हो सकता है. ठीक है, फिर दूसरी क्या होता है आर्टिकल 356, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं. इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स. ओके, नोन एज प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल करके नाम नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स यही लिखा हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज वर्ड इमरजेंसी फॉर दिस सिचुएशन, याद रखिएगा. आर्टिकल 360 क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी. ये काफ़ी छोटा, अभी तक नहीं लगा है देश में, बट ये कभी कभी वैसे पूछ लेता. लेकिन दिस आर्टिकल 352 और 356 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 356 भी जो है जब जो सेंटर में रहती है, जो पार्टी रहती है, वो अपोजिट पार्टी की सरकार गिरा, जैसे हम लोगों ने देखा अभी प्रेसिडेंट रूल लगाना है, ये सब बहुत पहले से चला आ रहा है और उसका मिसयूज भी बहुत हुआ है. ठीक है, इसका केस भी है, सार्वभौमिक केस, वो हम लोग आगे देखेंगे. तो मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 352 इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 356 इंपॉर्टेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल इमरजेंसी. बहुत छोटा सा आप देख लीजिएगा. ठीक है, मैं नीचे बता दूंगा आपको. चलिए नेशनल इमरजेंसी स्टार्ट करते हैं. इसका ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, कि क्या ग्राउंड होंगे कि नेशनल इमरजेंसी आपको लगानी है. ठीक है, पहला है कि एग्रेशन हो ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन. ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन. ओके, वॉर और आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, ये आर्म रिबेलियन जो ऐड किया गया है वो 44th में. देखिए, जो बुरे काम 42nd अमेंडमेंट में किए गए थे उसको पलट के 44th अमेंडमेंट में उसको बदल दिया है. तो उसको इसलिए हम लोग कहते हैं कि 42nd जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में गया था. ठीक है, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो काफ़ी उसको कह सकते हैं कि काफ़ी पावर दे रही थी सरकार को कि वो कुछ भी कर सकती है. ठीक है, यूनिटरी टाइप का. तो उसको चेंज करके 44th में चेंज किया गया, उसको ऐड किया गया. एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर एंड आर्म रिबेलियन, ये पहला है. प्रेसिडेंट कैन इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड वेदर और नॉट देयर इज ऑलरेडी प्रोक्लेमेशन इशूड बाय हिम एडेड बाय 38 अमेंडमेंट. ये छोटा सा फैक्ट्स है, 38 अमेंडमेंट में ऐड किया गया. अच्छा, ग्राउंड क्या क्या है, वॉर हो सकता है,
एक्सटर्नल अग्रेशन और एक्सटर्नल अग्रेशन, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर कोई कंट्री से वॉर होती है, सपोज करिए पाकिस्तान से वॉर होता है, तो इंडिया जो है क्या लगाएगा, वो एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाएगा, ठीक है। अगर आर्म रेबेलियन मतलब कि खुद के जो लोग हैं या तो यहीं के लोग हैं या तो वो खुद अगर आर्म रेबेलियन करते हैं या जो बनी बनाई सरकार उसको गिराने की कोशिश करते हैं, या समझ रहे हैं, जैसे अभी म्यांमार में चल रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। यहाँ पे डिफाइंड है पूरा। प्रोक्लेमेशन क्या है, कैन बी एप्लीकेबल टू इंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट, या पूरे देश में, पूरे इंडिया में हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी हम लगा सकते हैं, ओके। ये कहाँ ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया, उसी टाइम इमरजेंसी में लगाई गई थी। President can proclaim national emergency only after receiving written recommendation from cabinet। ये याद रखिएगा, खाली अगर पीएम कह दे प्रेसिडेंट से कि प्लीज आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए या तो फिर नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए, ये ऐसा नहीं है। कैबिनेट ही डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट को बताएगा, तभी प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेगा, ठीक है। और ये भी पहले क्या था, अगर पीएम बना बोल देगा प्रेसिडेंट को तो मान लिए, प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, ये बोल देगा। लेकिन उसके बाद 40 सेकंड्स को हटा के 44th में बोला गया कि नहीं, कैबिनेट वर्ड यूज किया, कैबिनेट बोलेगा तब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी जो है लगानी है, ठीक है। अच्छा, 38th अमेंडमेंट एक्ट में बोला कि ये जो नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे वो जुडिशियल यूनियन से बाहर रहेगा, मतलब जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा। एंड दिस इज द मोस्ट डिजास्टर स्टेप टेकन बाय इंदिरा गांधी एट दैट टाइम, ओके। तो इसको प्रोविजन डिलीट किया गया। द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 हैज डिलीटेड दिस अबव प्रोविजंस, ठीक है। इसके बाद एक मिनरल मिल केस भी आया, इट इज वेरी फेमस केस। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग लिखेंगे, अगर इन सब का केसेस के नाम लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो मिनरेवा मिल केस 1980 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर इफ एनी डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है कि क्या जो सरकार ने, प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगाया वो ठीक था कि नहीं था, वो कोर्ट डिसाइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे अप्रूव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट इसका एक ही तरीका है, आपको उसको बार बार पढ़ना है, वरना आप भूल जाएंगे ये। क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशू है कि 1 महीना है कि 2 महीना है, अभी आके मैं बताऊंगा कि 1/3 है कि 2/3 है, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे करना है, अगर इमरजेंसी पास कर दी गई है, इमरजेंसी प्रोविजन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट। अगर आज सपोज करिए अगर आज लगाया गया तो आज के 1 महीने बाद के पहले तक पार्लियामेंट को उसको अप्रूव कर देना है, ठीक है। इफ प्रोक्लेमेशन इज इश्यूड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है सपोज करिए, या तो लोकसभा 1 महीने बाद डिसॉल्व होती है, या तो अभी मतलब कि जैसे आज प्रेसिडेंट लगा दिया अगले दिन डिसॉल्व होगी सपोज करिए, तो यहाँ लिखा हुआ इट इश्यूड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और डिसोल्यूशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 मंथ, देन प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 डेज। तो प्रोक्लेमेशन कब तक सर्वाइव करता है, 30 दिन तक सर्वाइव करता है। फ्रॉम द फर्स्ट सिटी, मतलब कि आज लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई है तो 1 महीने अगर उसके बाद जो है लोकसभा अगर बैठती है तो उसके 1 महीने तक ही वो चालू रहेगा नेशनल इमरजेंसी, वरना वो भी रिवोक हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो उसके 30 दिन के अंदर, जब पहली पार्लियामेंट लोकसभा बैठी उसके 30 दिन के अंदर जो है उसको क्या कहते हैं, आपका फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड राज्यसभा हैज द मीन टाइम अप्रूव इट। प्रोक्लेमेशन तभी तक सर्वाइव करो, उसके अंदर आपको पास करना है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में। और अगर राज्यसभा पहले से पास कर दी बात अलग है, ठीक है। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस, अगर बोथ हाउस ने अप्रूव कर दिया है तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो 6 महीने तक लागू रहता है, एक बार में 6 महीने तक। उसके बाद इनडेफिनेटली आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यही डिफरेंस है नेशनल इमरजेंसी में और प्रेसिडेंट रूल में। आप इनडेफिनेटली नहीं कर सकते प्रेसिडेंट रूल, वो 3 साल तक है, आगे मैं बताऊंगा। इसको लेके आप इनडेफिनेट के बशर्ते आप जो है 6 महीने तक जो है पार्लियामेंट, फॉर एवरी 6 मंथ पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव इट, ओके। ये कहाँ ऐड किया गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, ठीक है। अच्छा, रेजोल्यूशन अप्रूव करने के लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। आपको स्पेशल मेजोरिटी पता ही है क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द 2/, मतलब कि जितना मेजोरिटी है मेंबरशिप का, टोटल जितनी उसका टोटल आपका मेंबरशिप, उसकी मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसी को कहते हैं हम लोग स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है।
इसको भी 44th अमेंडमेंट में ऐड किया गया ताकि इसका मिसयूज ना हो, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 38th अमेंडमेंट में इसको सिंपल मेजोरिटी ही करके छोड़ दिया था। ठीक है। अच्छा, रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं? प्रेसिडेंट किसी भी टाइम इसको हटा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को हटाना ही होगा अगर लोकसभा जो है, इफ लोकसभा पासेस द रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट कंटिन्यूएशन, अगर लोकसभा सपोज करिए नेशनल इमरजेंसी लगी और लोकसभा ने पास कर दिया कि इसको हटाना है, अगर उन्होंने पास किया तो प्रेसिडेंट को हटाना ही पड़ेगा। ठीक है। ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, पहले लोकसभा का कोई भी रोल नहीं था, याद रखिएगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया कि अगर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा गिवन रिटर्न नोटिस टू स्पीकर, मान ली बीच में अगर लोकसभा नहीं चल रही है तो उसी के बीच में अगर एक चौथाई 10 जो मेंबर है, 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, अगर वो जाते हैं नोटिस देते हैं किसको, आपको स्पीकर को, तो स्पीकर क्या करेगा फिर? अगर मान लो सेशन में नहीं है तो स्पीकर को देते हैं या तो प्रेसिडेंट को देगा, तो स्पेशल सीटिंग बुलाई जाएगी किसके तहत? 14 डेज के अंदर। ओके। तो हेल्ड विद इन 14 डेज ऑफ कंसीडरिंग डिसअप्रूवल ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। ये भी एक तरीका है, यूपीएससी पूछ सकता है डिफरेंस। ओके। देखिए बताया दिया रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल, रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल। डिसअप्रूवल कैसे होगा? नीड्स टू बी पास बाय लोकसभा ओनली। अच्छा, अप्रूवल के लिए हमको बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए इसको हटाने के लिए, लेकिन हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसको अडॉप्ट करने के लिए नेशनल इमरजेंसी को। ठीक है। अच्छा, इसके इफेक्ट क्या होता है नेशनल इमरजेंसी के? नेशनल इमरजेंसी तो लगा दी, लेकिन इसके इफेक्ट क्या होंगे? इसके बहुत सारे इफेक्ट है। एग्जीक्यूटिव इफेक्ट है, सेंटर स्टेट रिलेशन में जो चेंज होंगे। एग्जीक्यूटिव क्या है? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट का जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है वो कंट्रोल करेगा कौन? पार्लियामेंट करेगा, सेंटर करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंडेड, मतलब कि सस्पेंड नहीं होती, मतलब कि डिसॉल्व नहीं होती, आप सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है। सेंटर कैन गिव एनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर में सेंटर जो है डायरेक्शन देती है स्टेट को कि आपको ये चीज करनी है। ठीक है। अच्छा, लेजिस्लेटिव में क्या डिफरेंस, क्या इफेक्ट आता है नेशनल इमरजेंसी लगाने के बाद? नेशनल इमरजेंसी लगाने पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, अगर आपको पता है स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होता है। कॉन्करेंट मतलब दोनों स्टेट और पार्लियामेंट दोनों कर सकते हैं, लेकिन स्टेट लिस्ट तो प्रेरोगेटिव पूरा स्टेट का ही। लेकिन जब अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है देन पार्लियामेंट ऑल्सो कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ओके, फॉर एनी स्टेट सब्जेक्ट। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट नॉट सस्पेंड नहीं होती है, बट इज सब्जेक्ट टू ओवर राइडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए जो राज्य सरकार है वो भी बिल बना, मतलब लॉ पास कर सकती है, लेकिन अगर पार्लियामेंट को उस टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी है, पार्लियामेंट को लगता है नहीं ये गलत है, उसको ओवरराइड कर सकती है, कुछ चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट को इतनी अथॉरिटी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब नेशनल इमरजेंसी सपोज की आज हट गई तो आज से 6 महीने के बाद जो है वो इनऑपरेटिव, जितने भी लॉ हैं वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, बशर्ते स्टेट उसको दोबारा रीपास नहीं कर रहा है। ठीक है। तो लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटिव आफ्टर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके। अच्छा, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑल्सो ऑर्डिनेंस, अगर मान लीजिए स्टेट सब्जेक्ट में अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट भी आपको ऑर्डिनेंस पास कर सकता है किसी भी स्टेट सब्जेक्ट के रिलेटेड। ठीक है। फाइनेंशियली क्या है? प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू सिस्टम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये बहुत कॉमन चीज़ है कि सेंटर स्टेट में जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा या ज़्यादा या कम प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ईयर ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ लाइफ ऑन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली की, लोकसभा क्या एक्सटेंड कर सकते नहीं? यस, अगर 5 साल की होती है लोकसभा, अगर नेशनल इमरजेंसी लगा है तो एट एनी टाइम 1 year आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो लिखा है कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years बाय द लॉ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट ए टाइम। ठीक है। दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 months आफ्टर द एंड ऑफ इमरजेंसी, मतलब कि एक साल के लिए हम लोग लोकसभा बढ़ा सकते हैं। इंदिरा गांधी ने भी यही किया था। ठीक है। 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं हम लोग, और वो जो है मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई तो उसके 6 महीने तक ही चलेगा वो, उसके बाद उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड नॉर्मल टेन्योर ऑफ स्टेट, यही चीज पार्लियामेंट स्टेट के लिए कर सकती है, 1 साल की बढ़ा सकती है, और नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के बाद वो 6 साल के अंदर उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। फंडामेंटल राइट में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। यहाँ मैं जो वही समझा रहा हूँ जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है एज वेल एज मेंस में। ठीक है। तो आर्टिकल 358 और 359 दो इंपॉर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल राइट्स में। क्या इफेक्ट होता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो इफेक्ट क्या होता है आपकी लाइफ में, आपके फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है।
दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 है और आर्टिकल 359 है। आर्टिकल 358 कहता है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी राइट हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे जैसे नेशनल इमरजेंसी लगेगी। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मेड 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, अपने आप ही सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 358 क्या होता है? सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स ओनली इन केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि वॉर होगा और एक्सटर्नल एग्रेशन जब होगा तभी जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन आर्म रिबेलियन के ग्राउंड में नहीं होगा। ये ट्विस्ट है, इसको प्लीज आप रट लीजिए क्योंकि इसको रटना ही पड़ेगा, इसको समझना ही समझ लीजिए। देखिए, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी ये तो पैन इंडिया में लगेगी या तो कहीं भी लगती है तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन आर्म रिबेलियन में ऐसा केस नहीं होगा, ठीक है। अगर 3 केस है ना, मतलब कि वॉर हो और एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म रिबेलियन हो, ठीक है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, मतलब कि जो चीज स्टेप उठाया है नेशनल इमरजेंसी के दौरान वो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 59 कहता है सस्पेंडेड ऑफ अदर फंडामेंटल राइट अदर देन 19, मतलब कि क्या इसमें आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट और भी आर्टिकल को सस्पेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि आगे मैं बताऊंगा क्या है। फंडामेंटल राइट नॉट सस्पेंडेड, ओनली इन्फोर्समेंट इज सस्पेंडेड, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। ओनली दोज फंडामेंटल राइट स्पेसिफाइड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर सस्पेंडेड। जो प्रेसिडेंट बोलेगा भैया ये आर्टिकल 14, 15, 16 ये आपको सस्पेंड कर देना तो वही होंगे और नहीं होंगे जब तक वो लिख के नहीं देता है, ठीक है। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ही बोला गया कि आर्टिकल 59 जो है वो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 वो कभी सस्पेंड नहीं कर सकता, और सब सस्पेंड कर सकता। देखिए, आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है, किसमें? आपके 358 के तहत। लेकिन 359 में ऐड कर दिया कि प्रेसिडेंट और भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 वो सस्पेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, जो जेल में बंदे हैं क्या वो लॉयर यूज कर सकते हैं नहीं, इनके तहत बताया गया है। आर्टिकल 20 का क्या है? राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी के बारे में दिया गया, आपको बताइए, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी भी राइट टू लाइफ के अंदर भी आ गया है। डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 358 मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ठीक है। आर्टिकल 350 इंटायर कंट्री में लगता है, याद रखिएगा। और आर्टिकल 59 जो है वो इंटायर कंट्री में या तो किसी पार्ट ऑफ द कंट्री में लग सकता है। इसमें आर्टिकल 2021 सस्पेंड नहीं हो सकते और सस्पेंड हो सकते हैं। आर्टिकल 358 के तहत ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड होता है, ठीक है। चलिए, अब सेकंड प्रोविजन क्या है इमरजेंसी प्रोविजन में? आर्टिकल 356, और ये सबसे ज्यादा मिसयूज करने वाला आर्टिकल है। चलिए, तो प्रेसिडेंट रूल क्या कहते हैं? आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 56 भी न्यूज में रहता है। देखिए, अभी पुडुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, इसके पहले जम्मू कश्मीर में लगाया गया, तो ये यूपीएससी पूछ सकती है क्योंकि काफी न्यूज में रहता है। इसको कहते हैं हम स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 55 क्या कहता है? इसके पहले समझने के पहले हमको ये 356 समझने के पहले हमको ये समझना होगा कि 355 क्या कहता है। 355 ये कहता है कि अगर कोई सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको ये चीज करना है, क्योंकि इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होता है सारे काम, अगर स्टेट गवर्नमेंट वो बात नहीं मानती है तो इमरजेंसी लगाने का, प्रेसिडेंट रूल लगाने का ये ग्राउंड हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 355 क्या कहता है? सेंटर इंश्योर गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट रन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के अकॉर्डिंग वो चले। इफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मशीनरी इन स्टेट, आर्टिकल 356 इज इम्पोज्ड। जैसे ही अगर आप 355 लगता है सरकार को कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। इसी के लिए सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है क्योंकि स्टेट में काफ़ी अपोजिट पार्टी रहती है, सेंटर में मेन पार्टी होती है, अपोजिशन के खिलाफ उनको करना पड़ता है, तो ये काफ़ी मिसयूज होता है, बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। इस पर डिबेट हम लोग अलग एक वीडियो में बता देंगे। इफ ये तो हो गया, दो ग्राउंड है। प्रेसिडेंट कैन इश्यू प्रोक्लेमेशन इफ ही और शी इज सेटिस्फाइड ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर विदाउट इट ऑल्सो। अगर गवर्नर बोलता है कि यहाँ पे मशीनरी खराब हो गई है और रिपोर्ट देता है उसको प्रेसिडेंट को, तो तभी लगा सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर स्टेट कंप्लाई नहीं करता है किसी डायरेक्शन में, तभी हम लगा सकते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यहाँ देखिए ट्विस्ट है, वहां पे 1 month था, यहाँ पे 2 महीना है, 2 month है।
तो जैसे अगर इशू किया कि उसके 2 महीने के अंदर अंदर जो है पार्लियामेंट को दोनों हाउस से आपको इशू करा लेना है, अप्रूव कर लेना है। अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो इसी 2 महीने में इफ लोकसभा डिसॉल्व इन दीज 2 months ऑफ टाइम विदाउट अप्रूविंग रेजोल्यूशन देन प्रोक्लेमेशन सर्वाइव अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा प्रोवाइडेड राज्यसभा अप्रूव्ड इन मीन टाइम। यही सेम लाइन जो आपका नेशनल इमरजेंसी में लगी थी, बताया था मैंने, वही चीज़ है। 30 दिन के अंदर जैसे अगर मान ली लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और उसके पहले प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो उसके बाद जैसे ही लोकसभा बनती है तो उसके 30 दिन तक, 1 महीने तक लगभग वो रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। उसी 1 महीने के अंदर आपको पास करना पड़ेगा सेंटर को फिर से, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा को पास करना पड़ेगा दोनों को। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड। देखिए मैक्सिमम यहाँ कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 years तक, ओके। और 30 days प्रोक्लेमेशन, ये प्रेजेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 6 months, एक बार में 6 महीने तक हो सकता है, लेकिन 6 महीने करते करते आप 3 साल तक जा सकते हैं। वहां क्या था, इंडेफिनेटली कर सकते थे। ये एक बड़ा ट्विस्ट है, ठीक है, इसमें आप नोट करिएगा इसको। प्रोक्लेमेशन पास बाय सिंपल मेजोरिटी, खाली प्रोक्लेमेशन जो है वो सिंपल मेजोरिटी के तहत पास किया जाएगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, बियॉन्ड 1 year प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंड बाय 6 months ओनली ऑन टू कंडीशन। अच्छा, इसको और ताकि मिसयूज ना हो इसका, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने 1970 ने और इसको कड़े प्रावधान रखे गए, प्रोविजन रख दिए। पहला क्या था, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन। अगर प्रेसिडेंट रूल कहीं लगा रहे हैं आप 6 महीने के बाद भी, तो ये होना चाहिए, 1 साल के बाद भी अगर लगा रहे हैं तो ये होना चाहिए कि वहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या तो इंडिया में लगी हो तो उस स्टेट में लगी हो। दूसरा है, इलेक्शन कमीशन को ये सर्टिफाई कर देना है कि भैया वहाँ पे इलेक्शन अभी कराना इम्पॉसिबल है, ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है प्रेसिडेंट रूल के। प्रेसिडेंट रूल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि प्रेसिडेंट कैन टेक अ फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर वेस्टेड इन गवर्नर। ये तो नॉर्मल सी चीज आपको पता ही होगा। ही कैन डिक्लेयर पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सटेंड बाय पार्लियामेंट। मतलब कि वही सेम चीज है जो नेशनल इमरजेंसी में था, कि वहां का कोई भी चीज है वो प्रेसिडेंट जो है यूज कर सकता है, मतलब कि लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, ठीक है। इन प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व, मतलब हटा दिया जाता है, ठीक है, डिसमिस कर देते हैं, और वहाँ की स्टेट असेंबली उसको डिसॉल्व कर देते हैं प्रेसिडेंट लगाने के बाद, ठीक है। प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, ओके। यह दिल्ली में डिसॉल्व नहीं किया गया था, जब केजरीवाल की पहली बार सरकार बनी थी तो उसको सस्पेंड मोड में रखा गया था, ओके। पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल एंड स्टेट बजट, कि अगर स्टेट, मान लो अगर सरकार चुन के नहीं आई तब तक पार्लियामेंट उसका स्टेट लॉ भी पास कर सकती है और बजट भी बना सकती है, ठीक है। व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड डिसॉल्व, पार्लियामेंट कैन डेलीगेट पावर टू मेक लॉज फॉर स्टेट टू प्रेसिडेंट। ये आपको पता चल गया। प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज व्हेन लोकसभा नॉट सेशन द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इज सैंक्शन फ्रॉम पार्लियामेंट, वो भी यूज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन ऑर्डिनेंस फॉर द गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता है अगर पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं? यस, कर सकते हैं। पहले तो 38 अमेंडमेंट में कहा गया था कि आर्टिकल 356 अगर इन्वोक किया गया तो कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं देगा, और 356 को कोर्ट नहीं हटा सकता है, जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है, ठीक है। लेकिन 44th अमेंडमेंट में बोला गया, डिलीट कर दिया इसका प्रोविजन ने, कि प्रोविजन जो है वो सब्जेक्ट टू, जो प्रेजेंट रूल है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। और इनफैक्ट एसआर बोमई केस में, देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी, एसआर बोमई केस में जो सुप्रीम कोर्ट फेमस केस है 1994 में, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय की थी कि सरकार को अगर डिसमिस भी करना है तो ये इस गाइडलाइन के तहत करेंगे। इसमें क्या बोला कि प्रेजेंट रूल जो जुडिशियल रिव्यू में आता है, यस, मस्ट बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट मटेरियल, मतलब कि ऐसे नहीं मान लीजिए अगर दंगा हो गया, फसाद हो गया तो सरकार को डिसमिस कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से नहीं चल रही है तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। कोर्ट कैन नॉट गो इनटू करेक्टनेस और एडिकेसी ऑफ द मटेरियल बट कैन सी इफ इट इज रेलेवेंट टू द एक्शन और नॉट। कोर्ट कैन रिस्टोर, अगर कोर्ट को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ने गलत तरीके से इसको लगाया है, तो कोर्ट दोबारा जो है उसको क्या कहते हैं, रिस्टोर कर देगी स्टेट असेंबली को, ठीक है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट परसुइंग एंटी सेक्युलर पॉलिसी, अगर एंटी सेक्युलर यूज कर रही है तो हो सकता है लगा देने के, ये लगा सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, अगर फ्लोर में डिसाइडेड हो रहा है कि नहीं पास कर पाए, सपोज करो जैसे पुडुचेरी में हुआ, नहीं पास कर पाए, वो फेल हो गए, ठीक है, उनकी सरकार गिर गई, तो हो सकता है फिर प्रेजेंट रूल आप लगा सकते हैं
लेकिन उसके पहले अगर प्रेसिडेंट रूल लगा उसके पहले आपको फ्लोर टेस्ट कराना जरूरी है, ठीक है। पावर अंडर आर्टिकल 356 एक्सेप्शनल शुड बी यूज ओकेजनली, बहुत ही कम यूज हो, लेकिन आपको पता है एक पॉलिटिकल टूल कैसे यूज होता है, ठीक है। इस पे मेंस में क्वेश्चन को काफ़ी आते हैं आर्टिकल 356। तो लास्ट आर्टिकल लास्ट इमरजेंसी प्रोविजन है वो है आर्टिकल 360। ये भी छोटा सा आर्टिकल है, छोटा सा है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, एक ही पेज का ही है। आर्टिकल 360 क्या कहता है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट में या किसी पार्ट ऑफ इंडिया में या इंडिया में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि यहाँ पे पैसे की कमी हो गई है, इफ और शी सेटिस्फाइड दैट सिचुएशन हैज अराइजन ड्यू टू विच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया एनी पार्ट इज थ्रेटन्ड, जैसे 1991 में हुआ था, लेकिन तभी हमारे अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई, उस समय सिचुएशन आई थी ऐसी, ठीक है। 38 अमेंडमेंट क्या कहा था, मेड प्रोविजन मेड प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन फाइनल एंड कंक्लूजन, इसको बाद में डिलीट किया गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि डिलीट प्रोविजन दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज बियॉन्ड इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू इसका भी हो सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट कैसे अप्रूव करता है, पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव बाय बोथ हाउसेस विद इन 2 months, सेम एज इट इज प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है 2 महीने में, तो 30 जैसे भी लोकसभा बैठेगी उसके 30 दिन के अंदर आपको पास कर देना है, प्रोवाइडेड राज्यसभा अप्रूव्ड इट। नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन दैट इज रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंटिन्यूएशन। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इसमें कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं होता है कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे 3 साल उसमें था और मैक्सिमम, और उसमें इंडेफिनेटली था, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें इंडेफिनेटली आप लगा सकते हैं। और यहाँ लिखा है ना कि फॉर ए सॉवरेन दैट इज रिपीटेड, और इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल एक बार कर दिया तो उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बाद। रेजोल्यूशन मेड नीड्स ओनली सिंपल मेजॉरिटी, अगर अप्रूवल करना है प्रोक्लेमेशन का, प्रोक्लेमेशन कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय सब्सटिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, ओके। अच्छा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सेंटर जो है फुल कंट्रोल कर लेता है स्टेट का, हर चीज का, क्या कहते हैं, अगर इसी स्टेट में लगा है फाइनेंशियल मैटर का, मनी बिल और एनी अदर फाइनेंशियल बिल कैन बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट आफ्टर इट इज पास्ड बाय स्टेट असेंबली, ठीक है। प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस दैट इज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और एनी अदर पर्सन सर्विंग इन यूनियन, सबकी सैलरी को कम कर सकते हैं, या तो किसी हाई कोर्ट का या मतलब किसी भी कोर्ट का, या तो कोई भी नौकरी कर रहा है उनको हो सकता है एक पैसा, जैसे कोरोना टाइम में हुआ कि थोड़ा सा सैलरी कम कर दी गई, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे यहाँ लगाई नहीं गई है, ओके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।